नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारे देश की, उसके बारे में बात करता है। क्या आधारभूत ढांचे में कमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहुत खराब स्थिति में है, उस बारे में बात करता है। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये स्टेट और सेंटर जो है, राज्य और केंद्र जो है, इनके बीच के संबंधों के बारे में बात करता हुआ ये दूसरा आर्टिकल है। उसके बाद में जो तीसरा आज का हमारा आर्टिकल है, ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में है कि कैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने आप में, नौकरशाही जो है हमारे देश की अपने आप में काफ़ी ज़्यादा समय पुरानी है, समय के साथ इसको अपडेटेड होना चाहिए, इसको आधुनिक रूप में आना चाहिए, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर भी जुड़ सकते हैं, जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ सुझाव हो, कुछ भी आपका अगर फीडबैक हो, तो वो आप मुझसे जुड़कर ट्विटर और लिंक्डइन पर दे सकते हैं। चलिए तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि सामाजिक सुरक्षा कानून जो है निम्न में से कौन से है। आपका ऑप्शन ए है मिनिमम वेजेस एक्ट, ऑप्शन बी है द लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, ऑप्शन सी है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, या ऑप्शन डी ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिएगा, आप अगर विश्लेषण सुनते हैं और आप यहाँ पर 1 सेकंड का ही वक्त लगता है कि आपको ए बी सी डी जो भी आपको उत्तर लगता हो, उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे पता चलता है कि हम जो आपको प्रश्न देते हैं उसको आप इंटरेस्ट से देखते हैं और वो आपको फ़ायदा भी यहाँ पहुँचा रहा है, और ये पता भी चलता है कि आप पिछले दिनों का विश्लेषण आपने कितने अच्छे तरीके से देखा। तो चलिए देखते हैं आज कितने लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि इंडियन फेडरलिज्म, जो भारतीय संघवाद है, ये केंद्र की ओर ज़्यादा झुका हुआ दिखता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा झुका हुआ ये क्यों दिखता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए तो पहला आर्टिकल जो है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि क्यों हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर काफ़ी ख़राब बताया जा रहा है, ये हम आंकड़ों के मामले में आंकड़ों से देखेंगे। क्योंकि कोविड-19 की जो दूसरी वेव थी, दूसरी लहर थी, इसमें हमारे देश की जो हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उसका कहीं ना कहीं अपने आप में एक कहते हैं कि पोल खुल गई। यहाँ पर क्या स्थिति थी वो सामने आ गई। केंद्र राज्य सब एक साथ यहाँ पर हमको सबकी स्थिति देखने को मिली है। तो यहाँ पर राइटर ने कुछ आंकड़े दिए हैं जो हमारे स्वास्थ्य सेवा का आधारभूत ढांचा है उसके संबंध में। तो अगर भारत में हम बात करें तो जीडीपी का हम करीब 1% के आसपास ही हेल्थ केयर में यहाँ पर व्यय करते हैं। तो हमारे जीडीपी का 1% जो है 2013-14 के समय देखें तो जीडीपी का 1% हेल्थ केयर में जाता था, स्वास्थ्य सेवाओं में जाता था। वही 17-18 की बात करें तो ये 1.28% तक आया। मतलब अपने आप में ये 1.5% भी नहीं हो पाया इतने समय में। जो पिछला बजट आया इसमें 1% से ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ को दिया गया, लेकिन उसमें जो मेजर अलोकेशन था वो भी वैक्सीन के लिए था। मतलब जो फंड अलोकेट किया जाता था स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए, वो तो अपने आप में असली में अगर वैक्सीन का व्यय निकाल दे तो वो उससे भी कम आ गया है। तो अपने आप में ये एक चिंता का विषय हो जाता है। उसके अलावा हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पर जो स्वास्थ्य है ये आपको जैसे पता है कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पर खर्च किया जाता है हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वो स्टेट के द्वारा, राज्यों के द्वारा किया जाता है, जो करीब करीब 68.6% है टोटल यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर व्यय किया जाता है उसका। उसके अलावा अगर हम CEDA के अनुसार अगर देखें तो केरला और दिल्ली, ये 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रति व्यक्ति हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च किया जाता है वो पूरे देश से सबसे ज़्यादा है। वही अगर हम दूसरी ओर देखें तो यूपी, बिहार और झारखंड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यय होता है वो अपने आप में निम्न स्तर पर है। वहीं पर अगर हम देखें तो 62% जो हमारे देश में लोग हैं, ये हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है वो खुद की ही जेब से खर्च करते हैं। अब ये जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देखें
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द पॉकेट जो खर्च किया जाता है जिस देश में, वो देश भारत है। देखिए कितने अमीर हैं हम यहाँ पर। हमारे देश में 62% जो लोग हैं खुद ही अपने जेब से यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार का कैसे इसमें व्यय बढ़ना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि सरकार को एक ऐसा राष्ट्रीय प्लान बनाना चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेशन की बात हो, कोऑर्डिनेशन नेशनल प्लान बनाना चाहिए। स्टेट सेंट्रल लेवल पे कैसे आप फाइट कर सकते हैं पेंडेमिक में, वो सारी आपको चीज़ों के साथ में सामने आना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से संसाधन की कमी हो रही है, कहाँ पर कौन से संसाधन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इस चीज़ का भी एक पूरा प्लान बन के इसी में शामिल होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी की स्थिति में सेंटर जो है मेजर डिसीजन जो है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, नियंत्रण जो भी है, यहाँ पर सेंटर का ज़्यादा देखने को मिलता है, केंद्र का ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे पीएम केयर्स की बात कर ले या वैक्सीन की प्राइस की बात कर ले, तो यहाँ पर केंद्र का नियंत्रण हमको सबसे ज़्यादा दिखता है। वही जब दूसरी वेव आई थी तो यहाँ पर केंद्र ने जो भी जिम्मेवारियां थी वो सारी जिम्मेवारियां खुद से लेकर यहाँ पर राज्यों पर थोप दी थी, ये आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट PPU बनाने की आवश्यकता है, जो कि सारे सर्विलेंस, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट और जो भी फॉर्मुलेशन हो, जो भी संचार हो, इसको स्ट्रीमलाइन करे, इसको अपने आप में एक यूनिफॉर्म करे, समान करे, जिससे सारे राज्यों में केंद्र के साथ यहाँ पर एक समन्वय बैठे और संसाधनों का प्रॉपर एलोकेशन हो और हम इस महामारी से जल्द बाहर आ पाए। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उन राज्यों में हमको प्रभाव देखने को मिलता है हेल्थ इमरजेंसी का, स्वास्थ्य इमरजेंसी का, जहाँ पर हेल्थ केयर की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। और ये वो राज्य है जिनका GDP में कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है, जिन्हें हम बीमारू या गरीब राज्य कह सकते हैं। तो अगर भारत में हम देखें तो भारत में प्रति 1000 व्यक्ति हॉस्पिटल बेड की बात करें तो 0.7 है, और अगर हम डॉक्टर फिजिशियंस की बात करें तो ये 0.8 है। मतलब 1000 की जनसंख्या पे हमारे पास में ना ही एक भी हॉस्पिटल बेड होता है कंप्लीट, ना ही हमारे पास में एक कंप्लीट डॉक्टर होता है। तो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। वही अगर हम साउथ कोरिया जैसी कंट्री में देखें तो यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पे करीब 11.4 जो है बेड अवेलेबल रहते हैं। वही डॉक्टर अगर देखें तो 1000 की जनसंख्या पे 2.4 डॉक्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरा जो आर्टिकल है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में है कि केंद्र और राज्य के कैसे संबंध रहे। अब केंद्र राज्य के संबंध की बात आती है तो बात आती है संघवाद की, कि कैसे हमारे देश का फेडरलिज्म है। यहाँ पर ये चर्चा में कैसे आया और क्यों फिर वापस सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप की चर्चा हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में एक मीटिंग की गई है कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर, जिनमें उन्होंने सारे डीएम और स्टेट ऑफिशियल से बात करी है कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर। वही जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो कि पहले HRD मिनिस्ट्री होती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती थी, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो इन्होंने भी सारे स्टेट सेक्रेटरीज के साथ में चर्चा करी कि क्लास 12वीं जो है, कक्षा 12वीं के एग्जामिनेशन परीक्षाएं कैसी करवाई जा सकती है। अब बात ये आई यहाँ पर कि सेंटर ने डायरेक्टली स्टेट ऑफिशियल्स, क्योंकि जो भी डीएम होते हैं ये राज्य की सेवाओं में होते हैं, स्टेट सेक्रेटरी जो होते हैं राज्य की सेवाओं में होते हैं, तो ये प्रश्न उठाया गया यहाँ पर कि डायरेक्टली सेंटर ने स्टेट के ऑफिशियल से बात करी, यहाँ पर जो स्टेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको सरपास करते हुए। तो तमिलनाडु में तो ये देखने को मिला कि तमिलनाडु ने अपना रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, जो अभी न्यूली तमिलनाडु में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। तो इससे ये डिबेट पूरा चालू हुआ कि क्या सेंटर को ऐसा करना चाहिए, क्या सेंटर के पास में ये शक्तियाँ है। अगर हम थोड़े भूतपूर्व में जाके देखें तो राजीव गांधी के समय ऐसा हो चुका है। राजीव गांधी ने डायरेक्टली जो यूपी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके जो हेड्स है उनसे डायरेक्ट बात करी थी। किस विषय पे? उस समय का विषय था पंचायती राज का। तो यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि आर्टिकल 256 और 257 में संविधान के 256 और 257 जो अनुच्छेद है उसमें ये शक्तियाँ दी गई है कि आप डायरेक्ट जो है सेंटर के पास में ये पावर रहती है कि डायरेक्टली आप अपने लॉ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं जो पार्लियामेंट से पास किए गए। तो यहाँ पर स्टेट को इन जो भी कानून पार्लियामेंट से पास हो
उसको पालन करवाना ज़रूरी होता है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इसको इन्वोक किया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब भी इन्वोक होता है तो यहाँ पर केंद्र जो सरकार है उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी राइटर ने बताया है कि राज्यों की शक्ति को हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, तो हमारा जो आज का तीसरा आर्टिकल है ये हमारी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। तो आउटडेटेड सिस्टम बताया गया है ब्यूरोक्रेसी का। अभी कोविड-19 में जब बहुत सारे बदलाव आए तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था काम कर रही है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सरकार भी डिजिटल हो गई है यहाँ पर। तो प्रश्न ये उठता है कि सालों पुरानी जो ब्रिटिश कालीन, औपनिवेशिक कालीन जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारी प्रणाली बनी हुई है, क्या वो अभी भी सफिशिएंट है, एफिशिएंट है अपने आप में? क्या वो अभी भी प्रभावी है? उस चीज़ का हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे। तो क्यों इस सिस्टम को आउटडेटेड माना जाता है? क्योंकि वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी से माना जाता है। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जिसमें स्पेशलिस्ट से ऊपर जनरलिस्ट को माना जाता है। स्पेशलिस्ट मतलब जो किसी विषय वस्तु में खास यहाँ पर ज्ञान रखते हो, और जनरलिस्ट वो होते हैं जो जनरली जितने भी विषय होते हैं उनमें उनका सब में सामान्य जो उनका ज्ञान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब वो किसी भी एक विषय के स्पेशलिस्ट नहीं रहते हैं, एक विषय में वो पारंगत नहीं रहते, लेकिन उनका सामान्य ज्ञान जो है वो उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारी जो व्यवस्था है उसमें ये देखने को मिलता है कि जो स्पेशलिस्ट है वो जनरलिस्ट के नीचे काम करते हैं। कोविड की सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो थे, जो मेडिकल फील्ड के जो यहाँ पर, और जो मेडिकल फील्ड या उससे अलाइड जो सर्विसेज के लोग थे, ये जनरलिस्ट जो सामान्य ज्ञान रखते हैं, जिनको मेडिकल फील्ड का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो उनके नीचे काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट नीचे काम कर रहे हैं जनरलिस्ट के। तो ये एक देखने को मिला कि जो IAS होते हैं, स्टेट सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये अपने आप में सारे जनरलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत थी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है ये अपने आप में इस विषय को ज़्यादा समझते थे, लेकिन जो डिसीजन लेने की शक्तियाँ थी ये कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट ऑफिसर जो है उनके पास में ही थी। जो पॉलिसी डिसीजन की जो नीतिगत यहाँ पर निर्णयों की बात थी, ये सारी जर्नलिस्ट के पास में रही। अब बात यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या ज़रूरत है कि जर्नलिस्ट ऊपर होते हैं और स्पेशलिस्ट नीचे हैं हमारे व्यवस्था में। तो ऐसा माना जाता है कि जर्नलिस्ट जो है इनके पास में एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। इनका जो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है वो काफ़ी चीज़ों को आपस में जोड़ के एक संपूर्ण पिक्चर के भांति देख सकते हैं। क्योंकि आपने तो मान लिया ठीक है हमको वैक्सीनेशन करना है तो हमको वैक्सीनेशन करना है। अब स्पेशलिस्ट जो है वो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगा, लेकिन जो जर्नलिस्ट है उसको पता है कि हमारी व्यवस्था क्या है, कितना यहाँ पर पुरुष बल रख सकता है, जो मानव संसाधन की ज़रूरत है, कितने हमारे पास में संसाधन हैं, क्या स्थिति बन सकती है, पब्लिक को कंट्रोल कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। इसीलिए ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि जर्नलिस्ट को स्पेशलिस्ट के ऊपर रखा जाता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि जब भी इनोवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट ऑफिसर्स है ये अपने आप में थोड़े यहाँ पे रिजर्व्ड हो जाते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं। मतलब ये इतने ओपनली, इतने खुले दिमाग से इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो अपने आप में जो इनकी रिजिडिटी है, जो कठोरपन है, यहाँ पर जो एक लचीलापन नहीं देखने को मिलता है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स में, तो इसीलिए एक समस्या का विषय बन जाता है। और कुछ न्यू इनोवेशन होते हैं तो ये यहाँ पर भी इतने लचीले भाव से इसको नहीं देखते हैं। अगर बात करें लीडरशिप ऑफ फंक्शन एंड नॉट पोजीशन, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि लीडरशिप ऑफ फंक्शन है व्हेन अ पर्सन हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर लीडरशिप ऑफ फंक्शन की ज़रूरत है कि जो फंक्शन है उसको लीड करने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत है। तो लीडर का रोल क्या होता है? लीडर का रोल होता है कि वो एक्सप्लेन करे सिचुएशन को, ऑर्डर देने की बजाय जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि हर निर्णय तो वो नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप आपकी टीम को एफिशिएंट बनाएं। आप आपकी टीम को कितना अपनी गैर मौजूदगी में यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिचुएशन अपनी टीम को समझानी है और ऑर्डर इशू करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके सबऑर्डिनेट को होना चाहिए। जब भी हम रोल ऑफ लीडर की बात करें, रोल ऑफ लीडर, असली लीडर वो होता है जो और लीडर्स तैयार करता है, अगर हम सही मायने में समझे तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं हमारे यहाँ पर, ये ऐसी सिचुएशन में
नहीं होने चाहिए कि वो सिर्फ एक डिक्टेशन दे, सिर्फ ऑर्डर पास करे। यहाँ पर ज़रूरी है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं आप उन्हें तैयार करें। तो यहाँ पर जो एक समस्या रहती है कि स्पेशलिस्ट जो है वो सबऑर्डिनेट रहता है जर्नलिस्ट की। अगर स्पेशलिस्ट को आप सिचुएशन समझा दे तो वो भी अपने खुद से निर्णय ले सकते हैं। तो हमारी व्यवस्था में जो आज देखने को मिलता है कि जो आईएएस है केवल वही डिक्टेशन देते हैं, डीएम केवल वही डिक्टेशन देते हैं, केवल वही अपना ऑर्डर्स पास कर देते हैं, तो ये थोड़ा हम यहाँ पर बदलाव समय के हिसाब से ला सकते हैं, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें हैं हमारे और आपके लिए। जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए भी न्यू चीज़ है, तो जर्नलिस्ट के लिए तो ये काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो ज़रूरत है कि इनोवेशंस को बढ़ावा दें और हम यहाँ पे थोड़ी सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। उसके अलावा जो हमारी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पॉलिसी हमें इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, मैनेजरियल टेक्निक्स जो है जैसे प्राइवेट सेक्टर में होती है वैसे हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में भी ला सकते हैं। जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है हम उसको भी सुधार सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, हमारी जो शासन है उसको ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए लोगों के साथ में, जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ में। उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओस है, इनके साथ में भी जुड़ के हम जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसे और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो आज 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस बनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे बनाया जाता है। तो आज के दिन ये दिवस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इंडिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, उनका इसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी 1991 में। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को ये दिवस हम एंटी टेररिज्म डे बनाना शुरू कर दिया। तो 2021 में आज इनकी 30वीं यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी थी, पुण्य तिथि थी। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये चीन से है। चीन ने तिब्बत में एक हाईवे बनाया है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी पास में ये रोड बनाया गया है, ये हाईवे बनाया गया है, जिससे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरे की बात है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी के पास में ये रोड बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना के वन यांग ग्रुप जो है उनके द्वारा बनाया गया है। 2 बिलियन युआन जो है उसकी लागत में, उसकी इन्वेस्टमेंट में ये प्रोजेक्ट बना है। अगर हम डॉलर्स में देखें तो करीब 310 मिलियन डॉलर का व्यय इस पर किया गया है। उसके अलावा जो तीसरी खबर है ये ICMR ने एक नई गाइडलाइन दी है कि आप अभी घर बैठे भी अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं। कोविड सेल्फ कहाँ गया है? तो जो एंटीजन रिपोर्ट होती है उसकी किट आपको, एंटीजन जो रैपिड टेस्ट होता है उसकी किट आप घर बैठे ले सकते हैं और अपना घर पे ही यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये डेवलप किया गया है, ये जो टेस्टिंग किट है, सेल्फ टेस्टिंग किट है, ये डेवलप की गई है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशंस पुणे की ये लेबोरेटरी है, ये कंपनी है, उनके द्वारा तैयार किया गया है। चलिए तो आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।